तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई अपने अच्छी तरह से करते रहिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं सुमित 08 स्टडी पॉइंट पे प्रत्येक दिन हम बिहार बोर्ड के एक नए कदम की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 का पूरा करा दिया था, 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 पूरा करा दिया था, जय प्रकरम पोषण चैप्टर पूरा करा दिया था। दूसरा चैप्टर था हमारा श्वसन, ठीक है। हालांकि मैं चैप्टर 1 में थोड़ा डीपली पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं चैप्टर 2 को थोड़ा शॉर्टकट ले जाऊंगा। जैसे कि हम उसमें पढ़ा रहे थे तो हर चीज का टॉपिक वाइज हम परिभाषा के साथ उसको काम कर रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे। लेकिन 2 चैप्टर में ऐसा करना है, हमको समय बहुत कम है और 2 चैप्टर में हमको ऐसे करना है कि मैं बोलकर आपको समझा दूं। कोशिश ये करूंगा कि मैं बोलकर आपको समझा दूं। ये रटने रटाने वाली बात अब गई, ठीक है। तो बस आप ऐसे देखते रहिए और बने रहिए। हम आपको दिखाते हैं श्वसन, जीवों में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप उत्सुक होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जिस तरह दुनिया जैसे अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ती है ना, उसी तरह गाड़ी जाती है। लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी ऐसे मोड़ेंगे ना कि बिहार बोर्ड भी देखेगा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब हमारे बिहार के बच्चे किसी से कमजोर नहीं हैं। हालांकि बोला जाता है कि बिहार शिक्षा में पीछे है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके लिए बहुत हम लोगों ने कि हमारे बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, और मिल पाती है तो टीचरों की बहुत कमजोर स्थिति होती है। हालांकि टीचर बहुत ज़्यादा पढ़े रहते हैं, लेकिन बिहार नहीं चाहता है कि हम आगे जाए। बिहार ही क्यों, और अदर स्टेट नहीं चाहता है कि ये आगे निकले। इसलिए मैं आपको कुछ अपने अनुभव के सहारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने बुक को साथ लेकर बैठिए और एक नोट्स का कॉपी ले लीजिए। मैं चैप्टर 2 का पढ़ाऊंगा और अब मैं बोलूंगा तो आपको उस परिभाषा को लिख लेना है। क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है ना, इसलिए नहीं लिख पाएंगे, बस आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप उसको लिख लीजिएगा। और हाँ, मैं अपने हाथों से हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं। हालांकि चैप्टर 1 का नोट्स हमने अपने चैनल पर दे दिया है और इसमें एक ही वीडियो में हम चैप्टर 2 फाइनल कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 फाइनल करेंगे और इसका जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद हम इसका भी पीडीएफ डाल देंगे, यानी कि शॉर्ट वीडियो में इसको डालते जाएंगे। आप लोग उससे भी लिख सकते हैं, बस आप वीडियो को देखिए और समझ लीजिए और नोट्स से ही लिख लीजिएगा। क्योंकि मैं नोट्स अपलोड कर दिया हूँ पहले ही नोट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आएगी, हमारे चैप्टर का नाम है श्वसन। दिमाग में घूम रहा होगा कि श्वसन भाई क्या है, श्वसन क्या है, हमारे दिमाग में घूमते हैं। तो एक चीज हमको याद आता है कि बचपन में हमने पढ़ा था कि श्वसन क्या है भाई, तो भाई सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे, श्वसन कहलाएगा, ठीक है। सांस लिए और सांस को माने कि ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए, श्वसन कहलाया। ये बचपन वाली बात है, हालांकि ठीक है ये बचपन वाली बात है, लेकिन अब हम लोग एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस लेवल के हिसाब से हम भी परिभाषा देंगे। तो देखो क्या होता है श्वसन का परिभाषा, एकदम माइंड रिलैक्स करके सुनो और इसी को मैं मतलब कि जो बताऊंगा ना वही मैं नोट्स में लिखा हूं और काफी अच्छा भी लिखा हूं, आप उसको देखिएगा। श्वसन क्या होता है कि हम लोग बाहरी वातावरण से, मतलब अभी जो वातावरण खुला वातावरण है ना, तो हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इस ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। हमारे शरीर में कितना है, यानी कि जितना भी कोशिका है ना, हम बहुकोशिकीय जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे। और यही कोशिका क्या करेगी, प्रत्येक कोशिका तर जाएगी और जो ग्लूकोज होगा उससे अभिक्रिया कर लेगी, ठीक है। उससे अभिक्रिया करके और ऊर्जा प्रत्येक कोशिका को दे देगी और फिर पुनः क्या होगा कि जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर निकाल देंगे। इस तरह हमारा श्वसन का परिभाषा होता है। तो आप
मैं बताऊंगा इसमें और आप मेरे नोट से लिख लीजिएगा। बस यहाँ केवल समझाने के लिए आए हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक समझाएंगे। हमारा टॉपिक में पहला क्या है, श्वसन ही ना है, श्वसन हाँ श्वसन ही है। पहला हमारा श्वसन के बारे में पढ़ेंगे तब ना, चैप्टर के नाम के बारे में पढ़ लिए। तो श्वसन क्या हो गया कि हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जहां कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और ऊर्जा और जल मुक्त करता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करता है। तो जो जो चाहिए हम ले लिए, ऊर्जा और जल इसको चाहिए हमारे शरीर को तो ले लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए उसके लिए हम क्या किए, फिर नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर निकाल दिए या मुंह के द्वारा भी निकाल देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन हमारा क्या हो गया, श्वसन हमारा क्या हो गया भाई, श्वसन हम बाहरी वातावरण से क्या किए, ऑक्सीजन लिए, ठीक है, बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिए, बाहरी वातावरण से क्या लिए हम, ऑक्सीजन लिए। और इस ऑक्सीजन को हम कहाँ भेज रहे हैं, कोशिकाओं में। इस ऑक्सीजन को हम प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचा रहे हैं, प्रत्येक सेल्स में, सेल्स में इसको पहुंचा दिए। अब सेल्स में क्या उपस्थित रहेगा, ग्लूकोज C6H12O6। हालांकि मैं शॉर्ट कट में बता रहा हूँ आपको, मैं जो ये बता रहा हूँ ना, ये नोट्स में काफी अच्छा तरह से लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है, बस इसको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिकाओं में क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, ये ग्लूकोज का सूत्र है, कोशिकाओं में रहेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहता है, ठीक है। ग्लूकोज में क्या होता है, कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज उपस्थित रहता है, और यही क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज का अभिक्रिया करता है, इसका विखंडन होता है, C6H12 और O6। ये क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो जानते हो क्या बनाता है, आपस में अभिक्रिया करेगा तो यह अभिक्रिया करता है आपस में, ठीक है। और अभिक्रिया करने के बाद क्या हमको देता है, CO2 देता है, अभिक्रिया करने के बाद CO2 देगा, साथ साथ H2O देगा, और साथ साथ हमको क्या देगा, ऊर्जा देगा, साथ साथ ऊर्जा देगा। हम श्वसन में क्या किए, बाहरी से ऑक्सीजन लिए, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिए नाक के द्वारा, और उसको क्या भेज रहे हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में भेज रहे हैं। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, प्रत्येक कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, ठीक है, प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज रहता है, और ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के उपरांत क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, जो हम इन दोनों को रख लेते हैं और इसको पुनः क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, पुनः CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, पुनः CO2 को बाहर निकाल देते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन कोई खास बात परिभाषा नहीं है। श्वसन के लिए हम क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, और कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ साथ ऊर्जा बनाता है। और हम क्या करते हैं, जल और ऊर्जा को अपने शरीर के लिए रख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पुनः नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाता है। और इस डिफिनीशन को आप लीजिएगा, लिखिएगा ना, तो बिहार बोर्ड आपको कहीं गलत नहीं करेगा, क्योंकि यह डिफिनीशन बहुत अच्छा है, यह डिफिनीशन बहुत अच्छा सजाया गया है। और इसी को हम एक परिभाषा में लिख दिए हैं हमारे नोट्स में, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है, आप वहां से भी लिख सकते हैं, हम आपको पोस्ट कर चुके हैं, तब इसको पढ़ा रहे हैं। तो समझ में आया श्वसन। हाँ, श्वसन क्या है भाई, जो श्वसन है ना, श्वसन ध्यान से देखना, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ये आता है, श्वसन कैसी प्रक्रिया है। तो श्वसन हमारा क्या होगा, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है भाई, हम बताते हैं, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ये हो गया, ठीक है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और दैट मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, यह भी पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, अंदर जा रहा है, तो देखना भाई हमारा ब्लड क्या होता है, गर्म हो जाता है। हमारा ब्लड क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, तो यही कारण है ऊष्माक्षेपी। जब रिएक्शन होता है, क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके उपरांत उस ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और ऊर्जा से क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है, ठीक है। ऊर्जा से क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों है, ये बात से ही पता चल रहा है कि श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है। क्योंकि देखो भाई, हम इस ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जरूर मिला है ना, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन इसमें मिला है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिलर आता है। मतलब हमारे जो ब्लड है ना, इस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलर आता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या किए थे, ऑक्सीजन अपने अंदर लिए थे और कोशिका में पहुंचाए थे, और प्रत्येक कोशिका में क्या था, ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज का क्या हुआ है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ मतलब तोड़ दिया गया, ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा जल कार्बन डाइऑक्साइड में कर दिया गया है। तो श्वसन एक प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो श्वसन के बारे में इतना समझ में आया, श्वसन के बारे में इतना समझ में आया। अब देखो भाई, जो श्वसन होता है ना, श्वसन अब 2 टाइप्स हो जाता है, ठीक है। श्वसन दो प्रकार का हो जाता है। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन, ठीक है। हमारा श्वसन क्या होता है, 2 टाइप का हो जाता है। एक होता है वायवीय, ठीक है, वायवीय होता है, और दूसरा होता है अवायवीय, ठीक है। 2 प्रकार का श्वसन होता है। वायवीय में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रहता है। इसमें जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा अधिक उत्पन्न होता है, इसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा और वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक उत्पन्न होगा। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा और ऊर्जा, ध्यान से देखो, और ऊर्जा जो होगा, ऊर्जा कम होगा। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम, अब एक ही बार कभी कोई बेहोश हो जाता है, आप देखते हैं ना, ऐसे कभी कोई बेहोश हो गया, तो बेहोश हो गया तो उसके उपरांत तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। जब बेहोश हो जाता है ना कोई इंसान, तो उस समय ऑक्सीजन नहीं लेता है, तो उसके बदौलत वो कैसे जीवित रह जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे तो 1 या 1.5 मिनट के बाद हमारी मृत्यु हो सकती है। फिर भी वो बेहोश हो जाता है और उसको 10 मिनट के लिए रहने देंगे ना, तभी वो जिंदा हो जाता है। कैसे होता है ये, तो यही कारण है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े में पहले से ऑब्जर्व रहता है, ऑक्सीजन को पहले से इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि कहीं कभी इमरजेंसी होगा तो उसके उपरांत इस ऑक्सीजन को खपत किया जाएगा। जैसे कि हम चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि ऊर्जा जो होता है ना, वो ऊर्जा जो बनता है ना, फिर एक जगह ऊर्जा, हमारा शक्ति क्या होता है, स्टोर रहता है। एक जगह शक्ति क्या होता है, स्टोर रहता है। हम भोजन खाए, भोजन से हमको क्या मिला है, ऊर्जा मिला है, और उस ऊर्जा को क्या किया जाता है, एक जगह स्टोर करके रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि कभी हम भोजन ना करें तो उस ऊर्जा में से थोड़ा थोड़ा निकाल के चलाया जाए। नहीं तो रात के भोजन खाए और दिन रात खा लिए और फिर कल सुबह होकर नहीं खाए, दिन भर नहीं खाए, तभी हम चलते घूमते फिरते बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बोल रहा है, ऊर्जा एक जगह रहता है, स्टोर रहता है, और उसी ऊर्जा को हम लोग उपयोग करते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी है कि अंदर ऊर्जा रहता है और उसको हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन अंदर रहता है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर भी आता है, तो आप लोग हमारे नोट्स से देख लीजिएगा। बस इसको इतना समझाने की कोशिश करें, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है, वायवीय श्वसन से जो ऊर्जा मिलता है हमको अधिक ऊर्जा मिलता है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं रहता है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मिलता है। अगला हमारा टॉपिक है
और एक चीज इसमें देख लेते हैं, जो हमारा ये ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा एक जगह संचित रहता है। कहाँ रहता है ऊर्जा? हमारा एटीपी में संचित रहता है। या ऊर्जा होता है वह एटीपी के रूप में संचित रहता है। ठीक है, एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी के रूप में संचित रहता है। ठीक है, ऊर्जा हमारा क्या होता है? एटीपी के रूप में संचित रहता है। कहीं एटीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया तो कोई बात नहीं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछेगा तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ऊर्जा कहाँ संरक्षित रहता है? हमारा एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है। और एटीपी को ऊर्जा का वाहक भी कहा जाता है। इस एटीपी को क्या कहता है? ऊर्जा का वाहक। इस एटीपी को क्या बोला जाएगा? ऊर्जा का वाहक है। एटीपी को ही ऊर्जा का वाहक कहा जाता है। बस आप इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, और नोट्स में इससे भी ज्यादा हम लिखे हैं, थोड़ा अलग अलग से भी लिखे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में से जो इंपॉर्टेंट लगा था उसको भी इसमें लिख दिए हैं नोट्स में, आप उसमें से देखिएगा। बस इसको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया श्वसन के बारे में। श्वसन की जानकारी हम यहाँ तक दे दिए। अब इसके बाद हम थोड़ा अपना खींचेंगे क्यों? अब देख लेते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। आप इसको चाहे तो एक जगह कर सकते हैं या आप नोट्स में से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी इसको लेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, हमको मेन मकसद है, हमको इसको पढ़ाना है। इसको समझा देंगे, काम फाइनल। पौधों में क्या होता है भाई? अब देख लेते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है? विसरण विधि जानते हैं? पेड़ पौधे में श्वसन होता है विसरण विधि के द्वारा होता है। पेड़ पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। विसरण विधि क्या होता है? पेड़ पौधे में श्वसन कैसे होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। तो देखो भाई, या पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है विसरण विधि के द्वारा होता है। श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। परिवहन विसरण विधि के द्वारा होता है। उत्सर्जन भी विसरण विधि के द्वारा ही होता है। मतलब जितना भी पेड़ पौधे में होता है ना, विसरण विधि के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कुछ जैसे कि आप परिवहन समझेंगे तो परिवहन के लिए विसरण विधि है, जाइलम और फ्लोएम, उसको भी पढ़ेंगे, उसमें हालांकि हम नहीं जाएंगे। तो पेड़ पौधे में विसरण विधि के द्वारा श्वसन होता है। देखो भाई, श्वसन ये कैसे करते हैं पेड़ पौधे में श्वसन क्या होता है कि वह अभी क्या होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो ध्यान से देखना भाई, क्योंकि उनकी पत्तियां में जो होता है ना, पत्तियां में कहीं कहीं छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। एस्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। कहीं कहीं छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। और तन्ने में भी क्या होता है? तन्ना में भी होता है, उसको जड़ में भी होता है। जड़ में क्या होता है? मूल रोम के द्वारा लेता है। जड़ में मूल रोम के द्वारा वो ऑक्सीजन, सब बताएंगे कैसे लेता है। और ये इसमें क्या होता है? वात रंध्र के द्वारा लेता है। वात रंध्र के द्वारा लेता है। पत्ती से कैसे ग्रहण करता है ऑक्सीजन? मैंने पेड़ पौधे के लिए 3-4 जगह है जो कहीं से भी श्वसन अपना कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में कहीं एक जगह ही बनाया गया श्वसन करने के लिए। इसमें 3 जगह कैसे होगा? देखो ध्यान से, 3 जगह कैसे होगा? पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, एक चैप्टर में हालांकि हम पढ़ाए हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में कहीं कहीं छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को बोलते हैं एस्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। उस छिद्र को एस्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। और उसी में हम पढ़ाए थे चैप्टर 1 में कि जो एस्टोमेटा होता है ना, और इसके द्वारा, एस्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन भोजन क्या होता है? प्रकाश को आना और ऑक्सीजन को निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये दूर जाने देता है और आने देता है। ठीक है, यही रंध्र क्या करता है? ऑक्सीजन को जाने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आने देता है। इसलिए उसमें हम पढ़ाए थे कि जब जाने देता है, आने देता है, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा है? गार्ड सेल पढ़ा है। गार्ड सेल हम पढ़ाए थे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वही रंध्र होता है। तो रंध्र के द्वारा क्या होता है? वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, रंध्र के ग्रहण करता है। अगर पत्तियां नहीं रहा, कहीं पतझड़ में पत्तियां पूरी झड़ गई,
तो फिर कहाँ से मैंने ऑक्सीजन ग्रहण करेगा? तो उसके लिए भी तन्ना है। तन्ना में क्या होता है? वात रंध्र होता है, ठीक है। तन्ना भी तो वायु के संपर्क में रहता है, वातावरण के संपर्क में रहता है, तो उसमें भी वात रंध्र होता है। देखना आम के जो पौधा होता है ना, कहीं कहीं उसका चमड़वा फाट जाता है, वही वात रंध्र है। तो उसके द्वारा भी क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, श्वसन ले लेता है। एक होता है जड़ के आसपास होता है ना मूल रोम, और मूल रोम के द्वारा भी वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। कोई बताएगा कि जब हम सूखे मिट्टी को पानी में डालते हैं, मिट्टी के ढेले को जब सूखे मिट्टी के ढेले को पानी में डालते हैं तो बुलबुला क्यों फेंकता है? क्योंकि मिट्टी में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। मिट्टी में क्या होता है? ऑक्सीजन रहता है। और इसका जड़ भी क्या होता है? मिट्टी में रहता है ना। तो उसी की सहायता भी, मूल रोम की सहायता भी क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो ये होता है पौधों में श्वसन। त्यागता कैसे है? तो पत्तियों के द्वारा भी त्याग देता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद वात उत्सर्जन भी करता है, वाष्प उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसी के माध्यम से ये श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधे में इतना बात थी, और वहां हम पूरा नोट्स की तरह भी लिख दिए, आप वहां से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया, ये पेड़ पौधे के बारे में था। अब हम अपनी पढ़ेंगे एक चीज और ही बाकी है, मछली के बारे में देख लेते हैं। मछली के बारे में बहुत पूछता है। मछलियों में मैंने छोटे छोटे जीवों में कीट पतंगों में श्वसन कैसे होता है, तो ध्यान से देखो। मछली में जो होगा वह श्वसन के लिए एक अंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गिल्स। वह गिल्स से अपना, गिल्स या कुलोम बोलते हैं, सॉरी हटा, गिल्स नाम पढ़ो। मछली में गिल्स से श्वसन होता है, ठीक है। मछली में क्या होता है? गिल्स से श्वसन होता है। अब कैसे करती है? देखो, मछली जो होती है ना, मछली उसमें होता है गिल्स। अब देखो, जैसे ही मछली जल में रहती है, मछली क्या होती है? जल में रहती है ना, भूमि पर थोड़ी रह जाएगी। मछली क्या होगी? जल में रहती है। अब जल में क्या होता है? जल को, वो पानी को क्या करती है? पानी सहित ही ले लेती है, क्योंकि पानी किस चीज से बना होता है? जो हमारा H2O होता है, H2O किस चीज से मिला होता है? O2 प्लस H2, इसी चीज से ना मिलकर बना होता है H2O। तो यही क्या करता है? यहाँ हमको ऑक्सीजन है और इसी को उसको ग्रहण करना है। तो देखो, उसमें बहुत विशिष्ट रचना है। भगवान क्या देख के बनाया है उसमें रचना, उसको देख लेते हैं। मछली में क्या होता है? गिल्स द्वारा सांस लिया जाता है। मछली में होता है गलफड़। ध्यान से समझना, मछली में क्या होता है? गलफड़। देखना, आंख के पीछे उसका एक पट्टी जैसी रचना होती है, गलफड़ होता है। और गलफड़ के अंदर जालीनुमा पट्टी जैसा रचना होता है, ठीक है। एक के ऊपर एक अनेक जालीनुमा रचना होती है, ठीक है। जिसको वायु कोश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वायु कोश बोलते हैं। अब मछली जैसे ही जल पीती है तो उसके ये जल क्या होता है? हमारे ये जो होता है ना, उसका गलफड़ में जाता है। जल क्या होता है? गलफड़ में जाता है। अब क्या होता है? गलफड़ में जाएगा ना, तो उसके गलफड़ में एक खासियत है, वह जल को क्या करता है? जल को ऑक्सीजन में तोड़ देती है। जल में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन को छांट लेती है और ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर दौड़ा देती है। और जो बाकी पानी रहता है, पानी वह गलफड़ में ही रख देती है, और पुनः उधर से जो ऑक्सीजन शरीर में भेजी होती है और ऑक्सीजन वो भेज देती है, तो ऑक्सीजन के साथ अब क्या हो गया? ऑक्सीजन कम हो गया, ऊर्जा मिल गया। अब क्या मिल गया उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, और जो गलफड़ में जल भरी थी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। इस तरह मछलियों में श्वसन होता है। इस तरह मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो समझे मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया। छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें क्या होता है? कीट पतंग में क्या होता है? कीट पतंग में उनके लिए श्वसन के लिए एक ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया एक अंग होता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। उसमें क्या होता है ना, ट्रैकिया, जैसे कि यहाँ है ट्रैकिया जो दिख रहा है ना आप, अर्ध रिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, सेमी रिंग्स, इसी के जरिए वो श्वसन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? कीट पतंग के शरीर पे ऐसे ही रचना होता है, ठीक है। ऊपरवा उसके कहीं शरीर पे एक जगह ऐसे ही रचना होता है, और उसी के बदौलत क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच के, ठीक है, वायुमंडल में हमारा जो ऑक्सीजन है, वातावरण है, वो ऑक्सीजन को उसी के माध्यम से खींच के पूरा शरीर में फैला देती है। मतलब इसके जैसा प्रोसेस नहीं होता, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। वो सिंपल क्या करती है? वातावरण से ऑक्सीजन को खींच के
ठीक है, और ट्रैकिया के माध्यम से पूरा शरीर में फैला देती है। इस तरह छोटे कीट पतंगों में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होता है। तो छोटे कीट पतंग में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो ट्रैकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है। कीट पतंग वाला भी समझ गए। अब एक ही ऐसा जीव है मेढक, मेढक भी श्वसन कैसे करता है, ये इस पर भी सवाल आता है, तो इसको देख लेते हैं। मेढक श्वसन कैसे करता है। मेढक देखो, मेढक जो होता है ना, वो 3 तरीके से श्वसन करता है। मेढक 3 तरीके से श्वसन करता है, 3 तरीके से। मेढक तो पहले, मेढक अगर पानी में रहा, मेढक कहां रहा, पानी में रहा, तो गिल्स के द्वारा करेगा। यदि मेढक पानी में रहा तो गिल्स के द्वारा करेगा। यदि मेढक जमीन पर रहा, सूखा जमीन पर, तो वो फेफड़ों के द्वारा करेगा, फेफड़ा के द्वारा करेगा। अब यदि मेढक पाखी में रहा, मतलब गीला पाखी में रहा, ठीक है, अंदर चपल, तो उस समय वो क्या करेगा, एक अंग होता है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन लेता है। उसको नाम भूल पड़ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, त्वचा के द्वारा लेता है, भूलिए गए थे भाई, त्वचा के द्वारा लेते हैं। तो मतलब मेढक ही एक ऐसा जीव होता है जो कि यह 3 प्रकार से श्वसन कर लेता है। मेढक जब पानी में रहा, जल में, तब गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। मेढक जब भूमि पर रहा, ठीक है, भूमि पर, तब वो फेफड़ा के द्वारा करेगा। अब मेढक जब दलदली भूमि में रहा, दलदली भूमि में रहा, तो त्वचा के जरिए श्वसन करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखें पौधे में श्वसन कैसे होता है, मछली में श्वसन कैसे होता है, और कीट पतंग में श्वसन कैसे होता है, ट्रैकिया के माध्यम से। मेढक में श्वसन गिल्स, फेफड़ा, त्वचा। यह ऑप्शन में देगा ना कि मेढक श्वसन कैसे करता है, तो जरूर बताएगा कि जल पर, कि भूमि पर, कि दलदली भूमि पर। ऐसे ऑप्शन दे के ही बताएगा कि मेढक में श्वसन कैसे होता है। तो यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है, ठीक है, जिसका मुझे था इंतजार, आज वही घड़ी आ गई। देखो इसमें श्वसन कैसे होगा। हालांकि फिगर में बड़ी अजीब बना है, ठीक है, फिगर मनुष्यों में श्वसन, ठीक है, मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है, मनुष्यों में श्वसन, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हालांकि इसको लिखेंगे नहीं, हम समझाएंगे। लिखने के लिए हम नोट्स में लिख दिए, बोर्ड पर जगह बहुत कम है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है। नाक को टूर है, नाक से ही होता है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो हम श्वसन की प्रक्रिया बताया ना, तो देखो श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग मौजूद रहते हैं। इन्हीं अंगों के समूहों को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र समझ में आया। श्वसन क्रिया के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग मौजूद रहते हैं। इन्हीं अंगों के समूहों को श्वसन तंत्र कहते हैं। इन्हीं अंगों के समूहों को श्वसन तंत्र कहते हैं। यह हो गया हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कौन कौन सा है, ध्यान से देखो। श्वसन तंत्र 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक होता है नासिका छिद्र, ठीक है, नासिका छिद्र। सेकेंड होता है हमारा नासा कपाट, नासा कपाट। थर्ड हमारा होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स। फोर्थ हमारा होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स। एक मिनट, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसको याद आएगा तो लिख देंगे। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, या इसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। ट्रैकिया के बाद हमारा आएगा ब्रोंकस, ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद हमारा आएगा ब्रोंकियोल्स,
ब्रोंकियोल्स, या इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, दो का नंबर लिखेंगे तो आप चौड़ी आ जाइएगा, लेकिन हम नोट्स में लिख दिए। ठीक है, एल्वियोलाई बोलते हैं इसी को। ठीक है, ब्रोंकियोल्स हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स के बाद कोशिका। डायफ्राम भी मदद करता है, लेकिन ये उसके बाद है नहीं। ठीक है, ये काम करता है, ये इसको नहीं लिखते हैं, ये काम करता है श्वसन के लिए। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, सेल होता है। आरबीसी में क्या होता है, सेल। और इसी सेल में क्या होता है, सेल को दे दिया जाता है। और यही क्या होता है, ब्लड के जरिए पूरे शरीर में, ब्लड के जरिए पूरे शरीर में पहुंच जाता है। बस उसका सारांश हम लिखे हैं और इसी सारांश के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो मनुष्य में श्वसन कैसा होता है, श्वसन की परिभाषा बता दिए हैं, यहां से समझेंगे। श्वसन हम बाहरी वातावरण से क्या लिए, ऑक्सीजन, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन के लिए हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं, नाकों में 2 छिद्र होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र। हमारे नाक में 2 छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र। तब इसी नासिका छिद्र के द्वारा ये अंदर आएगा, नासिका छिद्र के द्वारा अंदर आएगा। तो अंदर आने से पहले एक और जगह जाएगा। ये 2 छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे 2 छिद्र। अब इस 2 छिद्र के जरिए ऊपर चढ़ेगा, यहाँ तो ऊपर चढ़ेगा ना, हमारे आँख के दोनों को अपोजिट साइड में यहाँ ऊपर, तो इसको बोलते हैं नासा कपाट। इसको क्या बोलते हैं, नासा कपाट। तो ऊपर चढ़ा तो इसको क्या बोले, नासा कपाट। अब इसी नासा कपाट के जरिए अंदर आ रहा है, नासा कपाट के जरिए अंदर आया। तो यहाँ एक चीज से इसको मुलाकात होगी, एक चीज से मुलाकात होगी, जिसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। मतलब नासा कपाट अब आगे जाके खुल रही है, जिसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं। अब यही फायरिंग्स के द्वारा आगे आता है ऑक्सीजन। तो जहां एक और इसको मिलता है, लैरिंग्स। ठीक है, उसको एक और जगह मिलता है, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स में जाके मिल जाता है। लैरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहते हैं। जो ये निकला हुआ है ना लैरिंग्स, इसी के जरिए हम बोल पाते हैं, मतलब लैरिंग्स के जरिए ही हम बोल पाते हैं। तो हमारा अब ऑक्सीजन कहाँ आया, नासिका छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से आया लैरिंग्स, मतलब स्वर यंत्र। अब देखो यही लैरिंग्स से अब यहाँ एक चीज चालू हो जाएगा, लैरिंग्स से यह अर्धवृत्ताकार एक चीज चालू होगा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब यह ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रैकिया के माध्यम से अंदर की ओर आएगा। लैरिंग्स से अब क्या आया, ट्रैकिया के माध्यम से। ट्रैकिया को बोलते हैं श्वास नली, हिंदी क्या होता है, श्वास नली। अब ये श्वास नली के जरिए अब दोनों ये फेफड़ों में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने से पहले एक और चीज यहाँ ध्यान देना है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बना है ना, इस तरह का, तो एक 2 फेफड़ा है, तो 2 फेफड़ा में चला जाता है। ठीक है, एक इधर फेफड़ा आता है, इसमें चला जाता है, और एक इधर चला जाता है। ठीक है, और इसमें ऐसा ऐसा बना है। ठीक है, ये बढ़ जाता है, दोनों में बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अब क्या होगा, दोनों में यहाँ चला जाएगा। तो हमारा ये ब्रोंकस होता है। ठीक है, अब नीचे वाला जो भाग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। दो को पार्ट में बटल है ना, इसी को बोलते हैं ब्रोंकस। अब जो ब्रोंकस होता है ना, ब्रोंकस से विभिन्न प्रकार की नलिकाएं निकली होती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, या इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, यहां से विभिन्न प्रकार की यहाँ निकला होता है नलिका, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलाई बोलते हैं। अब देखो, अब इसी में क्या होता है, ऐसा फूल जैसी रचना होती है, जिसको बोलते हैं वायु कोशिका। क्या बोलते हैं, वायु कोशिका बोलते हैं। ये छोटी छोटी फूल जैसी रचना होती है ब्रोंक्यूल्स में। उस ब्रोंक्यूल्स में छोटी छोटी फूल जैसी रचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वायु कोशिका, वायु कोश बोलते हैं। सॉरी, वायु कोश ही बोलते हैं, लिखे हैं वायु कोश, हवाई कोश बोलते हैं। इसी में हवा भर जाता है। अब देखो यहां से हवा भर गया। अब यही हवा क्या होता है, हमारा भर गया ना यहाँ हवा। अब हवा भर गया तो वो क्या करेगा, हार्ट को दे देगा, हार्ट दिल,
दिल हमारा जो होता है ना, दिल को दे देगा। दिल किधर है भाई, इसको यहाँ ये दिल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी दिल को दे देगा। हमारा फेफड़ा कहना है रे, फेफड़ा में खाएगा ला, फेफड़ा नहीं कह दे रहा है भाई। दिल आपको दिखाई दे रहा है ना, यही क्या करेगा, फेफड़ा उस दिल को ऑक्सीजन दे देगा। अब दिल में जो ब्लड होता है, खून होता है, अब वही खून होता है अशुद्ध और यह शुद्ध कर देता है। फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध कर देता है। शुद्ध कैसे होता है, उसमें ऑक्सीजन मिला जाता है। अब हार्ट में ऑक्सीजन मिल गया, खून में ऑक्सीजन मिल गया, अब खून के सहित क्या कराया जाएगा, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स वाई कोस्ट में लिखे हैं, वाई कोस्ट, वाई कोस्ट अब बोलिए कोई है भाई, ठीक है, वाई कोस्ट। वाई कोस्ट में क्या होगा, यह क्या करेगा, ब्लड को पहुंचा देगा, हार्ट में पहुंचाएगा। हार्ट में क्या रहता है, ब्लड रहेगा। अब ब्लड को पहुंचाएगा, ब्लड में क्या रहेगा, सेल रहेगा, और सेल में क्या रहेगा, आरबीसी रहेगा, ठीक है। और आरबीसी क्या करेगा, ब्लडवा में घूमते रहता है, चॉकलेट जैसा रहता है गोल गोल, वही क्या करता है आरबीसी, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ले रहता है, माना खूनवा में रहता है आरबीसी, और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरा कोशिका में पहुंचा देता है। कहते हैं कि भाई कोशिका ले लो, सॉरी ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, मतलब पूरा शरीर में जो कोशिका होगा ना, प्रत्येक कोशिका के पास कहेगा कि भाई ऑक्सीजन ले, तू ऑक्सीजन को दे देगा और कहेगा कि है कचरा वचरा, ऐसे बोलता है। देखो क्या होता है, यह आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ ले ढोते रहता है, भाई ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पूरा मतलब शरीर के कोशिकाओं तक देता है और पूछता है कि भाई कचरा वचरा होगा तो दो, हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पकड़ लेता है और ले चल लेता है हार्ट के पास, और हार्ट से फिर क्या आता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा में जो अशुद्ध रहता है, फिर फेफड़ा के माध्यम उल्टा प्रक्रिया द्वारा उसको प्रश्वास, सॉरी उच्छ्वास बोलते हैं, उच्छ्वास के द्वारा निकाल दिया जाता है, उच्छ्वास के द्वारा निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर। उच्छ्वास के द्वारा आप क्या कर दिए, निकाल दिए, ये होता है। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन नासिका छिद्र के द्वारा नासा का पार्ट तक पहुंचता है। नासा का पार्ट एक फेरिंक्स में खुलता है और फेरिंक्स के जरिए ऑक्सीजन एक लैरिंक्स स्वर यंत्र में खुलता है, और यही स्वर यंत्र में ऑक्सीजन ट्रैकिया के माध्यम से ब्रोंकस में जाता है, और ब्रोंकस दो पार्ट में बांटा रहता है, ब्रोंकस दो पार्ट में बांटा रहता है, और यही ब्रोंकस फेफड़ा में जाकर मिल लेता है, और ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है, और ब्रोंकियोल्स पर एक गुब्बारे जैसी रचना होती है, और उसी में क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठ बोलते हैं, वायु कोष्ठिका बोलते हैं या वायु कोष्ठ बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, हार्ट अपना ब्लड लाता है और ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजन में जाता है, और हार्ट के जरिए खून में आरबीसी होता है, और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ढो के पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचा देता है, और पुनः पूरा शरीर के कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और हार्ट में लाता है, और फिर हार्ट फेफड़ों को देता है, और फेफड़ा पुनः उल्टा प्रक्रिया करके उच्छ्वास के द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। इस प्रकार मनुष्यों में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार मनुष्यों में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अब आगे हम कुछ नोट्स लिखवाने जा रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब इसको हम मिटाने वाले हैं, आप इसको नोट कर ले। अब श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब कुछ बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि 100% और यहीं से उठाने वाला है दो चैप्टर में से, क्योंकि दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो VBI क्वेश्चन है ना, उसको हम एक जगह लिख दिए हैं। आप इसको पूर्ण तरह से आप इसको याद कर ही लीजिएगा, जिस तरह याद करना हो, रट के या किसी भी तरह आप इसको इतना याद करना ही है, आपको इतना याद कर लेना है हर हालात में। और यहीं से बिहार बोर्ड के लिए 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्वसन में से यहीं से रहेगा। नहीं रहेगा तो आप हमारे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर नहीं रहा तो, और रहा तो आपको उम्मीद कसम खानी होगी कि आप भी एक अपने दोस्तों को पास शेयर करके इसको मतलब कि हमारे चैनल को और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
नहीं आया तो अनसब्सक्राइब करना, और आ गया तो आपको और हमको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, श्वसन के समय हम श्वसन पूरा अपना कर लिए, श्वसन की प्रक्रिया हम जान गए हमारे शरीर के अंदर। उसमें एक चीज नहीं बताए थे, डायफ्राम, डायफ्राम के बारे में नहीं बताए थे। तो जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे झुक जाता है, ठीक है, या पेड़ू पर आता है हमारा डायफ्राम। जब सांस लेते हैं ना डायफ्राम झुक जाता है, अब जब छोड़ना होता है ना तो डायफ्राम ऊपर चढ़ जाता है। तो जब सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रश्वास, सांस लिए प्रश्वास, और सांस छोड़े उच्छ्वास, और प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलके एक सांस कहलाता है। एक सांस पूछेगा तो प्रश्वास और उच्छ्वास मिलके एक सांस कहलाता है, और इसी को बोलते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास मिलेगा तो इसी को बोलते हैं श्वास उच्छ्वास बोलते हैं, श्वासो उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है। यह तो जानकारी रहनी चाहिए। अब हम पहला अपना टॉपिक देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य जो होगा ना, वयस्क मनुष्य वह 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है। 1 2 मतलब ऐसे करके एक बार छोड़ेगा, एक बार लेगा, एक बार छोड़ेगा, तो एक सांस हो गया। तो 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य 16 से 18 बार श्वसन करता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि सोया हुआ इंसान 1 मिनट में 12 बार श्वसन करता है। जो इंसान सोया है वह 1 मिनट में 12 बार श्वसन करता है। यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छोटा बच्चा जो होता है वह 1 मिनट में 25 बार श्वसन करता है। 1 मिनट में 25 बार श्वसन करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम 500 ml वायु अंदर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सांस लिए तो हम एक बार में कितना वायु को अंदर लेते हैं? 500 ml वायु को अंदर लेते हैं। एक बार हम सांस लेते हैं नॉर्मल तक 500 ml वायु लेते हैं। हालांकि मानव के फेफड़े में अधिकतम 6000 ml वायु अट सकता है, इसमें समा सकता है। तो सोचो भाई, करिश्मा देखो भगवान की करिश्मा देखो कि इसमें एक बार में ये रूम इतना बड़ा वायु एक बार में हमको फेफड़ा में समा सकता है, 6000 ml। समझ में आया? उसके बाद है कि जब हम सांस लेते हैं वायुमंडल से, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही थोड़ा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने के उपरांत। तो जब सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन हमारा 78% रहता है। सांस लेने का समय नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। लेकिन अंदर गया, फिर अंदर से घूम के आया तो चेंजिंग हो गया। क्या हो गया? जब हम सांस छोड़ते हैं तब नाइट्रोजन 78 का 78 रहबे करेगा, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन 21 था लेने का समय, लेकिन छोड़ने का समय 17 हो गया। तो हमारा ऑक्सीजन को कहाँ गया? ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का मतलब ह्रास हुआ है, तो आखिर ऑक्सीजन कहाँ गया है? तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया है। छोड़ने का समय ऑक्सीजन कितना रहेगा? 17% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा, ठीक है। पर्वत पर चढ़ने पर या समुद्र के कम गहराई में जाने पर जो सिलेंडर लगा के जाता है लोग, उनको सिलेंडर में क्या भरा जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। समुद्र में 300 मीटर से अधिक गहराई में जाया जाता है तो उस समय सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं भरा जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरा जाता है। यह है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम इसको काफी अच्छा से समझा दिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक वीडियो हम शॉर्ट कर दिए हैं, आप वहां से उसको स्किप करके आप लिख सकते हैं। हम वहाँ नोट्स पूरा दे दिए हैं, पूरा अच्छी तरह से आपको, हालांकि बहुत अच्छा पसंद भी आएगा वह नोट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझा चुके हैं। हालांकि बिहार बोर्ड की एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, 2 चैप्टर को हम ही बहुत बता रहे हैं, इसको बहुत जल्दी खींच रहे हैं और नोट्स आपको पास,
पहुंचा भी रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगला चैप्टर में।